अच्छा जी, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ आरओआई की। आरओआई को हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर भी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, जब शुरू में हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी तो मैंने आपसे कहा था कि ऐसा नहीं है कि आप मार्केटिंग के अंदर सिर्फ मार्केटिंग को पढ़ेंगे, ठीक है। मार्केटिंग देखें एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आपको फाइनेंस को भी देखना पड़ता है, जिसके अंदर आपको एचआर को भी देखना पड़ता है। तो अगर कोई शख्स ये कहता है कि भाई मैं तो इस फील्ड में इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मैं तो भाई फाइनेंस से, अकाउंटिंग से और एचआर से, इन चीज़ों से भागता हूँ, तो फिर बेहतर है कि वो मार्केटिंग से भी भाग जाए, ठीक है। क्योंकि मार्केटिंग के अंदर आप इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, मार्केटिंग के अंदर आप एचआर को पढ़ते हैं, मार्केटिंग के अंदर आप फाइनेंस, हाँ डेप्थ में नहीं जाते, लेकिन आपको उसकी नॉलेज, यही वजह है कि बीबीए हो या एमबीए हो, आपको इंट्रोडक्टरी कोर्सेज तमाम करवा दिए जाते हैं। क्योंकि किसी भी एक फील्ड को में जाने के बाद ऐसा नहीं होता कि आप आइसोलेट हो जाएं। आप कहें कि भाई मैं तो एचआर का बंदा हूँ, मेरे सामने मार्केटिंग की बात ही ना करो। भाई मार्केटिंग का डिपार्टमेंट भी तो आप ही के अंडर में आता है। अगर वो आपके सामने कोई एक्सक्यूजेस करेंगे, आपको नहीं पता होगा कि मार्केटिंग क्या होती है, सेल्स क्या होती है, तो आप उनको किस तरीके से डील करेंगे। अगर आप फाइनेंस के हैं और अगर फाइनेंस और मार्केटिंग या सेल्स के डिपार्टमेंट जो है उनके बजट बहुत ऊपर जा रहे हैं, तो आप ये किस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे कि भाई ये बजट जो है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। तो जब आपको कुछ ना कुछ नो हाउ होगी तो आपको पता होगा कि हाँ यहाँ क्या होता है, ठीक है। तो अब बेसिकली ये है कि कोई भी डिपार्टमेंट आइसोलेट नहीं होता, सारे डिपार्टमेंट आपस में इंटरलिंक होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको सारी चीज़ें, आरओआई हम डिस्कस कर रहे हैं। आरओआई तो आप कहेंगे ये तो फाइनेंस का वर्ड है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक लेट मी से कि ये एक ऐसी पनौती चीज़ है, ठीक है, कि कोई मैनेजर इससे नहीं बचा हुआ। आप चाहे किसी कंपनी की किसी पोस्ट पे चले जाएं, जब आप अपने मैनेजर के पास जाएंगे और आप कहेंगे सर वो मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, और वो कहेगा कितना बजट चाहिए, आप कहेंगे सर वो इसके लिए इतना बजट चाहिए, वो कहेंगे ठीक है मिल जाएगा, आप बताएं कि उसका रिटर्न कितना है। तो कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका आरओआई निकालती है, कोई बजट एलोकेट करने से पहले उसका आरओआई निकालती है, कोई नया ऐड बनाकर टीवी पे देने से पहले, कोई प्रमोशन करने से पहले, कोई सेल्स टीम अपनी बढ़ाने से, अगर फॉर एग्जांपल 100 बंदे हैं और 150 बंदे करने जा रहे हैं, तो वो कहते हैं 150 बंदों का एक्सपेंस तो हो जाएगा, लेकिन वो एक्सपेंस नहीं लेते, वो उसको इन्वेस्टमेंट लेते हैं। कंपनी एक्सपेंस करती नहीं है बेटा, कंपनी बहुत कम एक्सपेंस करती है। कंपनी ज़्यादातर क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है और आरओआई निकालती है, और फिर कहती है कि इसके ऊपर रिटर्न कितना है। यानी कि कंपनी अपने एक्सपेंस को भी इन्वेस्टमेंट ही समझती है, और हम सबको भी यही करना चाहिए कि हमें भी अपनी लाइफ के अंदर जो हम एक्सपेंसेस करते हैं, ये बात खैर इससे तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये बात करूँगा, रिलेटेड है भी और नहीं भी है, कि आप भी अपनी लाइफ के अंदर जो एक्सपेंसेस करते हैं तो ज़रा ये देखा करें कि क्या उसका कोई रिटर्न है। तो आपको पता चलेगा, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आज दोस्तों के साथ निकल गया और 5,000 रुपये खर्च करके और पिज़्ज़ा खा के आ गया वापस, तो ये ये मेरा प्योर एक्सपेंस है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि इसका मुझे कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला, ठीक है। बड़ी अजीब सी बात है, ठीक है, एक्सपेंसेस भी लाइफ के अंदर होते हैं और बहुत ज़रूरी होते हैं और करने भी होते हैं, लेकिन फिर भी आप ये देखें कि एक्सपेंसेस कम से कम हो, क्योंकि आप अभी यंग हो। तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक्सपेंसेस वाला जो सर्कल है उसको कम करें और इन्वेस्टमेंट वाले सर्कल को बढ़ाएं। अभी आप ये जो बीबीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, ये एक्सपेंस नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि कल को आप इसी बेस के ऊपर, ये जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, इसी नॉलेज की बेस के ऊपर आप कहीं जाएंगे और इंशाल्लाह आप यूं करके लग जाएंगे कहीं पे भी, ठीक है। आपके पास एक अच्छे बिजनेस स्कूल की डिग्री होगी, अच्छी सीजीपी होगी, प्लस ऑन हैंड मार्केट नॉलेज होगी, तो कोई वजह नहीं रह जाती कि कहीं कोई आपको हायर ना, और अगर आपके अंदर एक जज्बा है कि हाँ मुझे काम करना है, तो कोई वजह नहीं रह जाती कि आपको कोई कंपनी हायर ना करे। तो आप जब वहाँ पे जाएंगे तो वो रिटर्न आपको वहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा, और जितना आपने अपनी डिग्री के ऊपर लगाया है 1 आध साल के अंदर वो सारा का सारा रिटर्न हो जाएगा, और उसके बाद आपका प्रॉफिट है, ठीक है। तो वो इन्वेस्टमेंट है। पढ़ाई के ऊपर, अपने ऊपर आपने जितना भी पैसा लगाया अपनी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट है। वो जितना लगा सकते हैं लगा दें। घर में बेहतरीन से बेहतरीन कंप्यूटर ला के रख दें, ठीक है, बेहतरीन से बेहतरीन इंटरनेट का कनेक्शन लगवा दें। अभी होता क्या है कि जब क्लासेस हो रही होती हैं, सर मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा, सर मेरा कंप्यूटर नहीं चल रहा, सर मेरा वाईफाई नहीं चल रहा, सर मेरे पास लाइट नहीं आ रही। तो भाई ये पिज़्ज़ा बर्गर पे लगाने से बेहतर है, कपड़ों पे लगाने से बेहतर है इन चीज़ों पे पैसे लगाएं, यूपीएस लगाने छोटा सा कंप्यूटर के साथ,
ठीक है। इससे क्या होगा कि जब आप इससे कुछ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अगर आपने लेकिन ये सब करके उस पर नेटफ्लिक्स देखना है तो बेकार है। लेकिन अगर आपने उससे कुछ लर्न करना है तो फिर आप उधर पैसा लगाएं, तो उधर पैसा लगाएं जहाँ से आपको रिटर्न आना है। इसके ऊपर बहरहाल फिर हम कोई वीडियो बनाएंगे और अलग से हम लगाएंगे। बहुत सारी चीज़ें मैं उस पर कहता रहता हूँ, और ज़रा पॉइंट नोट करके रखते रहा करें और फिर मुझे बताएं कि सर इस पर आपने कहा था वीडियो बनाएंगे। वो चूँकि थोड़ा अलग हो जाएगा तो उसको मैं सिलेबस के अंदर तो नहीं डिस्कस कर सकता, लेकिन उसकी हम अलग से एक वीडियो प्लेलिस्ट बना देंगे। लेकिन वो जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी पर्सनल देखें। एक कंपनी जिस तरीके से अपने आप को मैनेज करती है, जब आप थोड़ा सा डीपली देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक इंसान को भी अपने आप को इसी तरीके से मैनेज करना चाहिए। ठीक है। कंपनी अपना मिशन बनाती है, क्या आपने अपना मिशन बनाया? कंपनी अपना विजन बनाती है, क्या आपने अपना विजन बनाया? कंपनी तभी कामयाब होती है क्योंकि उसका मिशन, उसका विजन क्लियर होता है और वो उस पर चल रही होती है। आप इसलिए नाकाम होते हैं क्योंकि ना आपका कोई मिशन होता है ना विजन होता है, तो आप चलेंगे किस पे? कंपनी पैसा लगाने से पहले ये देखती है, क्या आप देखते हैं? ठीक है। तो कंपनी देखें किस तरीके से चल रही है, यही वजह है कि वो इतनी कामयाब है और आप इतने नाकाम हैं। ठीक है। तो आप भी अपनी लाइफ को अगर थोड़ा सा मैनेज करें, ठीक है, तो आप सीखें, इससे कुछ सीखें। इससे ना सिर्फ आपकी प्रोफेशनल लाइफ बेहतर होगी, बल्कि अगर इन चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी किस तरीके से स्मार्ट मूव्स लेने हैं। ठीक है जी। तो स्मार्ट मूव की तरफ आ जाते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ROI के ऊपर। इंपॉर्टेंस ऑफ ROI, देखें, बात शुरू करते हैं एक रिटेलर से। बेसिकली ये जो रिटेलर है ये भी ROI के लिए तो काम कर रहा है। मैंने पिछली वीडियोस के अंदर आपसे कहा था कि ये अगर एक प्रोडक्ट जो है वो 10 रुपये का बेचता है तो वो कंपनी से 8 रुपये का लेता है, और ये 2 रुपये उसका क्या होता है? ROI होता है। 8 रुपये की उसने क्या करी? इन्वेस्टमेंट करी, 10 रुपये की उसने प्राइस पे बेचा, और ये 2 रुपये का उसने प्रॉफिट, यही उसका ROI है। ठीक है। ROI आपने निकालना है तो 2 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, आपको पता चल जाएगा ये कितना है, 2% है। ठीक है। ये इसका ROI आ गया। तो इतनी उसने इन्वेस्टमेंट करी, सॉरी ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, 10 रुपये तो उसकी प्राइस है ना, तो 2 रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा है, 8 रुपये वो लगा रहा है, 2% से ज़्यादा आएगा। ठीक है। आप करके देख लें इसमें। अच्छा जी। तो अब ये रिटेलर का हमें समझ में आ गया कि रिटेलर, अब रिटेलर को समझते हैं कि किस तरीके से, ये समझना इतना ज़रूरी क्यों है। ठीक है। अच्छा, अब कंपनी का देखते हैं, कंपनी क्या करती है। जो सबसे ज़्यादा चालाक है ना वो इस पूरे गेम में कंपनी है। ठीक है। अच्छा, कंपनी क्या करती है? कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को माल देती है कैश पे। कंपनी से पीछे कौन है? सप्लायर। कंपनी सप्लायर से रॉ मटेरियल जो लेती है, ठीक है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर को ये फिनिश गुड्स दे रही है, ये फिनिश गुड ये दे रही है कैश पे, लेकिन कंपनी सप्लायर से जो रॉ मटेरियल लेती है, मज़े की बात देखें, वो क्रेडिट पे लेती है, और वो 3-3 महीने का क्रेडिट होता है। यानी कि रॉ मटेरियल उठा लेती है और 3 महीने का क्रेडिट भी कर देती है। ठीक है। यानी कि 3 महीने बाद देगी, 2 महीने बाद देगी, 1 महीने बाद देगी, हाथ के हाथ पैसा नहीं देती सप्लायर को। ठीक है। अब अगर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फार्मूला पता हो तो आप यहाँ बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब कंपनी का जो एक्सपेंस हो रहा है वो सिर्फ कौन सा एक्सपेंस हो रहा है? ओवरहेड एक्सपेंस। रॉ मटेरियल का जो एक्सपेंस था वो कंपनी ने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। फिलहाल कैसे माइनस कर दिया? अगर मैं जैन की बात करूं तो जैन के अंदर कंपनी ने जितना भी सप्लायर से माल उठाया वो उसकी इन्वेस्टमेंट वहाँ कितनी है? 0। ठीक है। लेकिन वो आगे जो माल सारा का सारा बेच रही है वो कितने का बेच रही है? वो सारा का सारा माल वो कैश पे दे रहा है। तो आप इन्वेस्टमेंट अगर देखें इसकी, अच्छा जी, रिटर्न अगर देखें, यहाँ से कैश आ रहा है तो कैश तो इसके पास पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है।
लेकिन इन्वेस्टमेंट जो ये कर रहा है उसके ऊपर, वो इन्वेस्टमेंट बहुत थोड़ी होगी। समझ रहे हैं आप? ये इन्वेस्टमेंट क्या होगी, बहुत थोड़ी होगी। तो ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो सकती है, वेरी कर सकती है। ठीक है, आपने देखा कि जो एक दुकानदार था, वो दुकानदार बेचारा, उसको रिटर्न 2 रुपये मिल रहा था, लगा रहा 8 रुपये था। लेकिन कंपनी के केस में ये काम उल्टा है, कंपनी को 8 रुपये मिल रहे हैं, लगा रही 2 रुपये। कैसे मिल रही है? यहाँ से कैश तो हाथ के हाथ मिल रहा है, लेकिन यहाँ लगा बहुत कम पैसे रही है। तो ये परसेंटेज, ये परसेंट जो चला जाता है वो कई 100%, समझ में आ रहा है? ROI 100% से ऊपर चला जाता है। तो कंपनी की आपको चालाकी समझ में आ रही है? अगर मैं कहता हूँ लेट सपोज कि ठीक है भाई, कंपनी को 2 रुपये नहीं मिल रहे, कंपनी को 6 रुपये मिल रहे हैं और कंपनी 8 रुपये लगा रही है, तब भी आप देखें कि इन्वेस्टमेंट कितनी ज़्यादा है। अगर चले मैं कहता हूँ कि 10 रुपये लगा रही है, ठीक है, और 8 रुपये उसको मिल रहे हैं, तो कितना हो गया इसका ROI? 80% ROI हो गया। ठीक है, तो कंपनी की कोशिश होती है कि इन्वेस्टमेंट जो कंपनी कर रही है वो कम से कम हो, और जो उसको रिटर्न मिल रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, जब कंपनी सप्लायर से क्रेडिट पे माल लेकर आगे कैश पे देती है, तो वो अपने ROI को कई 100% ऊपर लेके चली जाती है। जबकि ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आगे क्रेडिट के ऊपर देता है, तो इसकी ROI इतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई, कंपनी की भी हमें समझ में आ गई ROI, और हमें रिटेलर की ROI भी समझ में आ गई। एक और पॉइंट, एक पॉइंट और है, वो भी देख लेते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको अच्छी तरह समझना है। जो चीज़ इसमें समझ में ना आए वो दोबारा आप मुझसे पूछ लीजिएगा। इस कॉन्सेप्ट को लेकिन बहुत क्लियर लेके चलना है, पूरा फील्ड आपकी इसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, एक जो आपका रिटेलर होता है ना, अच्छा, रिटेलर डिफरेंट टाइप के रिटेलर होते हैं। ठीक है, आपके पास टायर ए का रिटेलर होता है, टायर बी का रिटेलर होता है, टायर सी का रिटेलर होता है। ये बड़ा रिटेलर है, इससे छोटा, ये सबसे छोटा है। ठीक है, ये छोटा और बड़ा किस बुनियाद पे है? ये इस बुनियाद पे है कि इसकी सेल सबसे ज़्यादा है, इसकी उससे कम है, इसकी उससे कम है। क्यों भाई? इसकी दुकान सबसे बड़ी है, इसकी उससे छोटी है, इसकी उससे छोटी है। क्यों भाई? ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा माल खरीदता है, ये उससे कम खरीदता है, ये उससे भी कम खरीदता है। तो कंपनी की फर्स्ट प्रायोरिटी पे ए होता है, फिर बी होता है, और सी सबसे कम प्रायोरिटी पे होता है। यही वजह है कि कभी इसको डिस्ट्रीब्यूटर माल दे देता है और कभी ये जाके होल सेलर से खरीदता है। यही वजह है कि कंपनी ने होल सेलर का जो चैनल है वो बिल्कुल बंद नहीं किया है, क्योंकि टायर सी को वो समटाइम डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करती, क्योंकि उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे ए और बी होते हैं। इसको डिटेल में जब हम PJP को डिस्कस करेंगे, परमानेंट जर्नी प्लान को, तो फिर हम देखेंगे इसके अंदर। ठीक, अभी हमें रिटेलर का समझ में आ गया। अच्छा, रिटेलर की एक ख़ास कैपेसिटी होती है इन्वेस्ट करने की। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास टियर बी का कोई एक रिटेलर है, वो जो है वो पर वीक आपके साथ, यानी कि उसके पास जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, जो टोटल कैपिटल वो लेके बैठा हुआ है, लेट सपोज वो 50,000 लेके बैठा हुआ है। ठीक है, तो उसके पास वही 50,000 रुपये हैं, वही 50,000 रुपये वो बार बार रूलिंग करेगा, या 10, या उसको कहने कि उसके पास 1 लाख रुपये हैं, वो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लेके दुकान खोल के बैठा हुआ है। अब उसको 1 लाख रुपए को ही करना है। अच्छा, हमने देखा था शुरू में मार्जिन पे बिजनेस क्या होता है, रूलिंग पे क्या होता है। ये जो रिटेलर है ये रूलिंग के ऊपर बिजनेस कर रहा है, 1 लाख रुपए लेके बैठा हुआ है। और अभी हमने डिस्कस किया था कि फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि 20% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, 8/10, ठीक है, ये 20% है। मैंने 2% तो शायद नहीं कह दिया पीछे, एनीवेज जो भी है। अब वो 20% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, या लेट सपोज उसको 10% का ही प्रॉफिट हो रहा है। हम कह रहे हैं कि एक रिटेलर है, वो 1 लाख रुपए के ऊपर उसको 10% का प्रॉफिट होता है, यानी कि उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। जब भी वो अपना 1 लाख रुपए का माल घुमाता है, उसको 10,000 रुपए का इसके ऊपर प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ठीक है, अब देखें उसकी क्या कोशिश होगी। उसकी कोशिश ये होगी कि वो इस 1 लाख रुपए को जितनी दफ़ा घुमा सकता है घुमा दे। बात समझ में आ रही है? अब वो क्या करेगा, अब देखें उसका ROI कैसे निकलेगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर ये माल उसका 1 हफ्ते में बिक जाता है,
तो वो कितनी दफ़ा इसको घुमा सकता है? एक हफ्ते में अगर वो बिक जाता है तो 4 हफ्ते होते हैं एक महीने में, तो एक महीने में वो 4 दफ़ा इस माल को घुमा सकता है। 4 दफ़ा इस माल को घुमाएगा तो कितने कमा लेगा वो? इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 40,000। ऐसे ही ROI निकाल के देखें इसका। अच्छा, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है इसकी? टोटल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, और कितना कमा रहा है उस पर? 40,000। मल्टीप्लाई कर लें इसको 100 से, और ये निकाल के बताएं कि क्या आ रहा है। ठीक है, %40 आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब अगर इस पॉइंट को बस यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करके आगे जाएंगे, शायद अभी समझ में ना आए आपको इतना। अब अगर कंपनी ये कहती है कि भाई मैं तुम्हारे पास 1 हफ्ते में नहीं आ सकती, मैं तुम्हारे पास 2 हफ्ते में आऊँगी, यानी 15 दिन में आपके पास आऊँगी। अब इसको मजबूरन कितने पैसों का माल खरीदना पड़ेगा? 2 लाख का, क्योंकि 1 लाख का माल तो 1 हफ्ते में बिक जाएगा। अब 2 लाख, अब इसको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? 2 लाख। महीने में ये कितनी दफ़ा इस इन्वेस्टमेंट को घुमा सकता है? 2 दफ़ा। ठीक है, 10K को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रॉफिट अब भी कितना आएगा? अच्छा जी, सॉरी, हाँ 4 ही आएगा। 2 वीक्स में वो 2 दफ़ा माल घुमा रहा है, 2 2 4 ही आएगा आपके पास। ये चीज़ तो हमारी सेम रही। तो फिर क्या फ़र्क पड़ा? इससे क्या फ़र्क पड़ा? इससे फ़र्क ये पड़ा सिर्फ कि यहाँ जो इन्वेस्टमेंट 1 लाख की थी, अब वो कितनी हो गई? 2 लाख की। तो यहाँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो निकल रहा है वो 40% के बजाय कितना हो गया? 20%। देख रहे हैं आप, प्रॉफिट उतना ही है, सब कुछ उतना ही है, लेकिन ROI कम होगी, कितना हो गया? 20% हो गया। इसका मतलब ये है कि माल को जितनी दफ़ा रूल करेगा, जितनी जल्दी रूल करेगा और कंपनी इसको रूलिंग में सपोर्ट करेगी, उतना ही ज़्यादा ये रिटेलर कामयाब होगा। यही वजह है कि ओए होए नहीं चल सका। ओए होए किस लिए नहीं चल सका? क्योंकि वो माल को रिटेलर के रूलिंग पे नहीं करवा सके। ठीक है, जो कंपनी जितनी जल्दी जल्दी रिटेलर का माल रूलिंग पे करवाएगी, उतना ज़्यादा उसका ROI क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तो ये हमने कुछ डिस्कस किया है, रिटेलर की ROI को और कंपनी की ROI को, और डिस्ट्रीब्यूटर की ROI को भी मैंने डिस्कस कर लिया। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी है। बाकी जब हम PJP करेंगे तो फिर उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो बस ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस हों वो पूछ लीजिए।